हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे चिंतन व भाषा। क्या करेंगे आज की वीडियो में? चिंतन व भाषा। इससे पहले भी हमने सीडीपी के कई टॉपिक कर लिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा चिंतन व भाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिंतन को, कि चिंतन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चिंतन किसे कहते हैं, चिंतन की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, चिंतन कितने प्रकार का होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि चिंतन किसे कहेंगे हम? जो मानसिक क्रियाएं, यानी हम मस्तिष्क के द्वारा जो क्रियाएं करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी मानसिक क्रियाओं यानी हमारे दिमाग के अंदर जो हम जोड़ तोड़ लगा रहे हैं वो क्या है? हमारा चिंतन है। हम सोच रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, वो क्या हो गया? चिंतन हो गया। तो चिंतन के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई है, जिनको हम देखते हैं। कि कई बार परिभाषाओं का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेफिनेशन देके के पूछ लिया जाता है कि यह डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक की है। तो पहली डेफिनेशन है हमारी प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों। प्रतिमाओं क्या हो जाएगी? हमारी इमेज हो जाएगी। प्रतीक सिंबल हो गया। संप्रत्य कंसेप्ट हो गया। और नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? हम चिंतन कहते हैं। ठीक है, प्रतिमाओं इमेज, सिंबल, कंसेप्ट और रूल के मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहेंगे? हम चिंतन कहेंगे। और ये किसने कहा था? कोंगन व हेमन ने। नेक्स्ट कौन सी हमारे? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यानी ये ज्ञान का एक रूप है जो हम चिंतन कर रहे हैं कि हमारा ज्ञान कहाँ तक विकसित हो गया, उसी हिसाब से हम चिंतन कर सकते हैं। यह किसने कहा? रोस ने कहा था। नेक्स्ट कौन सी हमारी? जिसमें श्रृंखलाबद्ध यानी लगातार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं, वो क्या है? हमारा चिंतन है। इसमें जो हमारे विचार है वो लगातार आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, और वो किसी लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगे, और वो लगातार आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, बीच में अविराम गति से आएंगे। तो क्या हो जाएगा? वो हमारा चिंतन हो जाएगा। और यह किसने कहा? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्या है? चिंतन की विशेषताएं। चिंतन किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि चिंतन की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता क्या है हमारी? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया, यानी ये मस्तिष्क द्वारा की जा रही है। इसको कोई सिग्नल मिला है तभी वो चिंतन शुरू हुआ है, यानी मानसिक क्रिया हो गई। एक मानसिक प्रक्रिया यानी मानसिक प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? ये सभी में है, ऐसा नहीं है आप में है उसमें नहीं है, नहीं सभी में है, पर उसका एक लेवल अलग अलग है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से चिंतन करता है, उसका स्तर क्या है, वो सब में अलग अलग होगा, पर यह पाया सब में जाता है। नेक्स्ट क्या है? चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, यानी चिंतन अगर हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो हमें कोई लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वो चिंतन उससे हमें कुछ हासिल होगा, यानी हमारा कोई लक्ष्य है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमें लक्ष्य तक कौन पहुंचा रहा है? चिंतन पहुंचा रहा है कि ऐसा करने पे ऐसा होगा। जैसे आपको टीचर ने आज दिया कि आज आपको ये चैप्टर लर्न करके आना है, कल इसका टेस्ट है, तो आपने सोचना शुरू किया कि आज मैं जाते ये करूँगा, पहले एक क्वेश्चन कर लूँगा, उसको अच्छे से करूँगा, फिर दूसरा कर लूँगा, ऐसे करके मैं पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। तो आपने सोचा यानी चिंतन किया और आपको लक्ष्य हासिल हुआ, यानी आपको चैप्टर अच्छे से आपको लर्न हो गया और आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए। तो आपको एक लक्ष्य हासिल हुआ चिंतन करने से कि आपने उसको ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या हमारी? चिंतन में हमेशा सम्मिलित रहता है। क्या क्या होता है चिंतन में? संप्रत्य होते हैं, यानी कोई कंसेप्ट तो होगा, बिना कंसेप्ट के तो हम खोज सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो संप्रत्य है। प्रतिमा है, यानी अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसकी
इमेज भी हमारे दिमाग में बनने लग जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। अगर कोई पूछे घर, तो घर की ऐसे इमेज बनेगी, यहाँ ये कमरा होगा, यहाँ ये कमरा होगा, या पूजा होगी, या किचन होगा, मतलब ऐसे इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में अपने आप। तो इमेज भी रहती है। कंसेप्ट जैसे घर का था, तो घर में क्या क्या होता है वो आपको दिमाग में चल रहा है। आपकी प्रतीक, सिंबल, प्रतीक क्या होगा? सिंबल। यानी कई बार आपको ऐसे आपके सामने कोई साइन आ जाता है, जैसे प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, जैसे एम्बुलेंस पे लिखा होता है, तो आपको वो साइन देखते ही पता चल जाता है। यानी प्रतीक से भी आप चिंतन करते हैं। ठीक है, प्रतीक। तो चिंतन में क्या क्या शामिल होगा? संप्रत्यय, प्रतीक और प्रतिमा। नेक्स्ट विशेषता क्या हमारी? चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। चिंतन में गत क्या होगी? पुरानी, यानी जो हमने पहले अनुभव कर ली है वो भी शामिल होगा। अगर हमारे सामने कोई समस्या आई थी, हमने उसके बारे में सोच लिया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिए, तो वो हमारे पास अनुभव हो गया, यानी हमारे पास एक अनुभव पहले है। अगर ऐसी उससे रिलेटेड कोई दूसरी समस्या आ जाती है, तो जो पुराना अनुभव है हमारे पास में और जो उसमें हम ऐड करेंगे, तो दोनों को मिला के हम उस समस्या को सोल्व कर देंगे। तो चिंतन में क्या होगी? हमारी जो पुराने अनुभव यानी गत अनुभूति भी शामिल होती है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। चिंतन का प्रारंभ कहाँ से होता है? समस्या से। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमसे कुछ समस्या आएगी नहीं हमारे सामने, तो चिंतन कहाँ से होगा? हम तो आराम से बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई समस्या कोई लेके आएगा या आएगी, तो हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, यानी हमारी मानसिक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब हम देखते हैं चिंतन के प्रकार, यानी चिंतन कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। तो जिक्वार्ड व रुक ने क्या कहा था? चिंतन 2 प्रकार का होता है। और कब कहा? 1977 में। किसने कहा? जिक्वार्डो व रुक ने कहा था कि चिंतन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखते हैं पहला कौन सा हमारा? सवली चिंतन, और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, तो जिक्वार्ड व रुक ने क्या कहा था? चिंतन 2 प्रकार का होता है। और कौन सा होता है? सवली चिंतन व यथार्थवादी चिंतन। तो पहले पढ़ते हैं सवली चिंतन। सवली चिंतन क्या होता है? तो सवली चिंतन किससे रिलेटेड है? काल्पनिक विचारों से, इच्छाओं से। यानी एक प्रकार का सपना लगा लो, और रात को हमें कोई सपना आता है, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से क्या क्या जोड़ तोड़ के एक सपना आ गया हमें, तो उसका कोई अर्थ है? कुछ नहीं है उसका, सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा है, विचार है, बस बात खत्म। ठीक है, तो वो कौन सा चिंतन है हमारा? वो सवली चिंतन है, यानी काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। सिर्फ कल्पना में ही है वो, या हमारी कोई इच्छा है जो हम लगता है कि हम पूरी करेंगे, उसको लेके जो हमारे चिंतन है वो क्या हो जाता है? सवली चिंतन हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? सौपन, जो हमारे सपने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा? यथार्थवादी चिंतन। कौन सा? यथार्थवादी चिंतन। तो यथार्थवादी चिंतन किससे संबंधित है? वास्तविकता से, रियलिटी से संबंधित है यथार्थवादी चिंतन। और जो सवली चिंतन था वो काल्पनिक था, सिर्फ कल्पना मात्र था, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो यथार्थवादी चिंतन क्या होगा? इसमें वास्तविकता से संबंध है इसका, समस्या का समाधान निहित होता है। जो यथार्थवादी चिंतन है ना, इसमें हम कोई समस्या आएगी उसका समाधान करेंगे, वो हमारा जो चिंतन है वो क्या है? यथार्थवादी चिंतन है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, किसी वाहन के बंद होने पर सोचना कि क्या कारण हुआ। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, ठीक है, रुकने के बाद आपने सोचना वास्तविकता है आपकी, सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, या कोई और प्रॉब्लम है, या कुछ सामने है, या कुछ नहीं है। तो आपने जो समस्या आई आपने उसको देख के सोचना शुरू किया, यानी वास्तविकता है कि गाड़ी रुक गई है, रियलिटी है ये। फिर आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर आपने चिंतन करना शुरू किया, तो वो कौन सा चिंतन हो गया आपका? यथार्थवादी चिंतन हो गया। और जो यथार्थवादी चिंतन है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स है ये।
जो यथार्थवादी चिंतन है। कौन कौन से हैं इसके टाइप देखिए। पहला है अभिसारी चिंतन। कौन सा है पहला? अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो अभिसारी चिंतन हो इसमें क्या होता है, इसमें जो नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार हम चिंतन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है प्लस माइनस का दिया, तो आपको पता है कि इन दोनों को ऐसे जोड़ना है, पहले 1 को जोड़ना है, फिर 10 को जोड़ना है, फिर 100 को जोड़ना है। उसका रूल है, उसका कोई नियम है, उसी नियम को आप फॉलो कर रहे हो। तो वो कौन सा चिंतन है आपका? अभिसारी चिंतन है, यानी निगमनात्मक है, ये नियम के अनुसार चलने वाला चिंतन है। इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, जो नियम बना था उसी को आपने फॉलो किया है। तो वो कौन सा चिंतन है आपका? अभिसारी चिंतन। तो क्या है, यह निगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है। ठीक है, इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम है और उसके साथ जो हमें दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, यानी कुछ जैसे आपको प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, वो क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको पता है कि इनमें क्या क्या रूल है, जो नियम है वो पता है आपको, या आपको दिए जाते हैं कि इन नियमों के अनुसार आपको ये क्वेश्चन है करना है, तो आप उसी के आधार पर वो करोगे, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करोगे। तो वो कौन सा चिंतन हो गया आपका? अभिसारी चिंतन हो गया। नेक्स्ट कौन सा हमारा? सृजनात्मक चिंतन। तो देखिए इस चिंतन के नाम ही इतने हैं कि कई बार इसी से क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्या? सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। अपसारी चिंतन, आगमनात्मक चिंतन। जैसे अभिसारी कौन सा था? निगमनात्मक था, ये आगमनात्मक है। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन को कितने नाम से जाना जाता है? पहला है सृजनात्मक चिंतन, दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है आगमनात्मक चिंतन। तो यह चिंतन क्या होगा? जैसे ऊपर वाले में तो हमने देखा जो नियम दिए उन्हीं को हमने फॉलो किया और रिजल्ट पे पहुंचे हम। ठीक है, पर इस चिंतन में क्या होता है कि जो नियम है वो तो है, ठीक है, पर उन्हीं नियमों में कुछ हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं, यानी कुछ हमने और किया। जैसे आपको दिया जाता है कि ये एक फ्लावर है, इससे आप कुछ बनाइए, तो आपको पता है ये एक फ्लावर है, इसमें खुशबू आ रही है, इसका कलर ये है, सब पता है आपको। आपने उस फ्लावर से एक फ्लावर बुके बना दिया या कुछ और डेकोरेशन कर, आपने उसको यूज किया, नहीं आपने अपना अपसारी चिंतन यूज किया। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वाला जो चिंतन है अपसारी चिंतन, इसमें व्यक्ति अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करता है, कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ नया करता है। तो चिंतन कौन सा कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? आलोचनात्मक चिंतन। तो यह चिंतन देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, आलोचनात्मक, यानी तुलना के आधार पर होगा ये चिंतन। किसी के हम तुलना करेंगे दो चीजों में और उसी के आधार पर अपने चिंतन करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना क्या है? आलोचनात्मक चिंतन है कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होने चाहिए था, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, यानी हमने उसके गुण और दोष देखे और फिर चिंतन करना शुरू किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इस चिंतन वाले में? इसमें है कि जो चिंतन है वो किन किन साधनों से हम कर सकते हैं, यानी जो चिंतन के साधन है वो कौन कौन सी हैं। तो पहला हो गया प्रतिमा, यानी इमेज के आधार पर आपको कोई इमेज दे दी जाती है, उसके आधार पर आप चिंतन करना शुरू कर जाते हो कि ये इसकी इमेज है, इसमें ऐसा होगा, इसमें ये होगा, तो आपने उसके आधार पर चिंतन करना शुरू किया। दूसरा है संप्रत्यय, यानी कंसेप्ट। ठीक है, जैसे आपके इसी डिब्बे में कितने कंसेप्ट है, जीन पियाजे का लगा लो, वाइगोस्की का लगा लो, कोलबर, तो उनके नाम देखते आपको पता चल जाएगा कि इस कंसेप्ट में ये, इस कंसेप्ट में ये, यानी उसके आधार पर आपने चिंतन करना शुरू कर दिया। तीसरा है प्रतीक, सिंबल, यानी आपको कोई सिंबल दे दिया जाता है और उसके आधार पर आप चिंतन करते हो। तो ये एक साधन ये हो गया, पहला प्रतिमा, दूसरा संप्रत्यय, तीसरा प्रतीक। और 4 नंबर क्या है हमारा? प्रतिज्ञप्ति, यानी प्रीपोजिशन।
ठीक है, यानी दो संप्रदायों को आपस में रिलेटेड कर, दूसरे से संबंधित किया, हमने रिलेट किया एक दूसरे से, और उसके आधार पर अपना चिंतन प्रारंभ किया। तो वो क्या हमारा प्रतिगिप्ति यानी प्रीपोजिशन। एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से जोड़ना, यानी दो कंसेप्टों को जोड़ के हमने उनको याद किया या चिंतन। जैसे अब यही लगा लो, हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है, और वाइगोत्स्की का लगा लो। तो आप दोनों की कंपेयर करके यानी एक दूसरे को जोड़ के पढ़ते हो कि इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या बताया गया और इसमें क्या बताया गया। तो वो आपका चिंतन कौन सा हो गया, प्रतिगिप्ति के आधार पर हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से साधन हो गए चिंतन के, प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतीक और प्रतिगिप्ति। पर चिंतन का एक साधन और भी है, भाषा। भाषा के माध्यम से भी कर सकते हैं हम चिंतन, पर भाषा जरूरी नहीं है कि चिंतन में शामिल हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बिना भाषा की भी चिंतन हो सकता है, पर भाषा के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने देखा था चिंतन और भाषा। तो चिंतन तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं भाषा की, भाषा क्या है। तो अब पढ़ते हैं भाषा के बारे में, यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज क्या होगी, मानव मन के भावों को अभिव्यक्त करना क्या है, भाषा है। ठीक है, यानी अपने जो मन के अंदर जो भाव आए हैं, जो विचार आए हैं, उनको हमने किसी दूसरे के सामने व्यक्त किया है। तो वो किसके माध्यम से किया, आपने भाषा के माध्यम से किया, यानी ठीक है। तो क्या आ गया, मन के भाव को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का मीडियम है हमारा, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए मीडियम है, और वो क्या है, भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो अब चरण देखते हैं कि भाषा कैसे कैसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने मन के भावों को, वो चरण क्या क्या है। तो पहला चरण क्या हमारा, सुनकर भाषा को समझना। ठीक है, तो सुनकर यानी कोई बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, और हमारे मन के अंदर कुछ भाव आए हैं, वो हम व्यक्त करेंगे किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। जैसे आपको पता है भाषा के 4 कौशल है। ठीक है, पहला है L, S, R और W। इसी के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सुनकर भाषा को समझना, सुनना लिसनिंग हो गया। तो इसी का तो पहला क्या है, सुनकर भाषा को समझना यानी लिसनिंग हो गया। जो भाषा का प्रथम कौशल को होता है हमारा, वो कौन सा है, लिसनिंग यानी L। दूसरा ध्वनि पैदा करके बोलना यानी स्पीकिंग, बोल के हम अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो वो कौन सा है हमारा, स्पीकिंग हो गया। भाषा विकास का दूसरा चरण है। और तीसरा क्या है, अक्षरों को पहचानना व शब्द वाक्य निर्माण करना यानी रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग। तो पहला हो गया L, दूसरा हो गया S और तीसरा हो गया R, और लास्ट कौन सा है, लिखना यानी राइटिंग, W। तो LS RW ये भाषा विकास के चरण है। पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं और फिर हम लिखते हैं। भाषा विकास के चरण है 4, इसी को हम फॉलो करते हैं। और इसमें से क्या है, जो ये 4 चरण है भाषा विकास के यानी LS RW, इसमें से 2 को हम ग्रहण कौशल के नाम से जानते हैं, और 2 को व्यक्त यानी अभिव्यक्त करते हैं अपने भावों को। तो 2 जिसमें L और R हमारे ग्रहण कौशल, यानी इनको हम अपने अंदर यानी सुन रहे हैं, तो हम ही सुन रहे हैं यानी अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही रीडिंग हो गया, तो पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं किसी को, तो ग्रहण कर रहे हैं। तो 2 कौन से होते हैं, ग्रहण कौशल, L और R। और स्पीकिंग और राइटिंग ये हो जाएंगे व्यक्त करने वाले, यानी इसको हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं और लिखकर बता रहे हैं। तो ये अभिव्यक्ति कौशल है हमारे। 2 है ग्रहण कौशल L और R यानी सुनना और पढ़ना। 2 है हमारे अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना और लिखना, S और W। ठीक है, तो भाषा विकास के चरण देख लिए हमने, किस किस प्रकार कौन कौन से चरण में भाषा का विकास होता है। तो कौन से होते हैं, LS
R W। ठीक है, तो इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसी का फॉलो करना है आपको। पहले लिसनिंग आएगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। अब आगे देखते हैं भाषा का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पहला है क्रंदन यानी रोकर। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे और कुछ नहीं होता, सिर्फ रोना आता है। तो पहला कौन सा हो गया उसके भाषा का विकास? रोना यानी क्रंदन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? कूइंग, यानी हम उसके सामने अपने हाव भाव दिखा रहे हैं, उसके सामने हंस रहे हैं या उसके सामने कोई ऐसा अपना फेस बना रहे हैं, तो वो या तो हंसता है या रोने लग जाता है। तो दूसरा कौन सा हो गया उसके भाषा का विकास? कूइंग हो गया, यानी वो अपने मन उसके भावों को समझ रहा है और उसी के हिसाब से अपना फेस बना रहा है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो हंसने लग जाएगा। ठीक है, और अगर उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है तो डर जाएगा, तो रोने लग जाएगा। तो दूसरा कौन सा हो गया हमारे भाषा का विकास? कूइंग हो गया। तीसरा क्या है? बलबलाना, यानी बच्चा एक टाइम के बाद में बल 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 ऐसे मतलब अपने आप ही करने लग जाता है, बल 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 मल मल बल ऐसे, मतलब मम मम मम। ठीक है, ऐसे बोलने लग जाएगा, पप पप पप, यानी बलबलाने लग जाता है अपने आप ही। तो तीसरा चरण कौन सा उसके विकास का? बलबलाना। नेक्स्ट कौन सा है? रूपिम मॉर्फिम्स। इसमें क्या होता है, किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है जो रूपिम है हमारी, वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी पर अर्थ है उसका। जैसे मम्मा, अर्थ बना मैं से तो कुछ नहीं बन रहा था, पर मम्मा बना दिया तो उसको लग रहा है कि वो अपनी माँ को बुला रहा है, पप्पा। तो दोनों को मिला के उसने एक अर्थ निकाल दिया। तो अर्थपूर्ण इकाई क्या हमारी सबसे छोटी? वो है रूपिम मॉर्फिम्स। नेक्स्ट क्या हमारी? सोपिम सोपनिम। तो क्या हो गया? फोनोमस। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, पर इसका जरूरी नहीं है कोई अर्थ हो। ध्वनि तो निकल रही है उससे, पर अर्थ होना जरूरी नहीं है। वो कौन सी हमारी? सोपनिम। और जिसका अर्थ होगा वो रूपिम होगी। जैसे पै, मैं, ख, इकाई तो है, ध्वनि भी निकल रही है, पर अर्थ नहीं है इनका, तो वो कौन सी हो गया? सोपनिम हो जाएगी, जिसका अर्थ होगा वो रूपिम होगी हमारी। नेक्स्ट क्या है? भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार से होती है। पहली है वाचिक भाषा, यानी बोलते हैं वो वाली। दूसरी है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के भावों को समझ रहे हैं हम, तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। तीसरी है आलेख, यानी लिखकर हम अपने भाव व्यक्त करें और दूसरा उसको समझ रहा है, तो वो होगी आलेखीय भाषा। यानी भाषा के प्रकार को है वाचिक, सांकेतिक और लिखित भी कह सकते हैं, वो भाषा के प्रकार है। अब देखते हैं कि जो भाषा के विकास में है मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सिद्धांत किसका है? मनोभाषिक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? नॉम चोम्स्की द्वारा दिया गया। तो उन्होंने इस अपने सिद्धांत में क्या यूज किया? एलएडी। क्या यूज किया था अपने सिद्धांत में? एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, कि मानव के अंदर यानी बच्चे के अंदर नेचुरल है कि वो भाषा सीख जाएगा, उसके अंदर एक तंत्र है एलएडी, जिसे उसने क्या कहा? एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। उसके माध्यम से वो भाषा अपने आप सीख जाता है, उसको जरूरत नहीं है सिखाने की, उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो क्या है? प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिससे भाषा अर्जन तंत्र एलएडी कहते हैं। तो एलएडी की फुल फॉर्म क्या होगी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी लैंग्वेज उत्पन्न करने वाला तंत्र है उसके अंदर, जन्मजाति है वो, हमने नहीं दी है, वो जन्मजात है उसके अंदर, उसके माध्यम से वो भाषा सीख जाता है। और क्या कहा इन्होंने? भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की एक अभिव्यक्ति है, यानी भाषा हम बोल के बता रहे हैं, एक ध्वनि पैदा हो रही है, तो वो क्या है? भाषा मानव मन के भावों को अभिव्यक्त कर रही है। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने? चोम्स्की ने व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल दिया, यानी जो ये सिद्धांत है, इन्होंने कहा है कि बच्चे में जो व्याकरण सीखने की तत्परता होती है उस पर बल दिया कि बच्चा बोलना सीखता है, तो उसे उस टाइम नहीं पता होता है कि व्याकरण क्या है, पर वो अच्छा बोलता है, सही बोलता है, बिना ये ज्ञात हुए कि व्याकरण क्या है, इसके क्या रूल हैं, ये हमें ऐसा बोलना चाहिए। अपने आप ही सीख रहा है, उसके अंदर तत्परता है, उस पर इन्होंने
बल दिया, यानी व्याकरण सीखने पर बल दिया कि बालक के अंदर उसके जन्मजात ही वो शक्ति होती है व्याकरण सीखने की, जिसके अनुसार वो व्याकरण सीखता जाता है, उस पर इन्होंने बल दिया। आगे जो भाषा और विचार के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचार है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, कि जीन पियाजे ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने अपनी जो बुक है लैंग्वेज एंड थॉट, उसमें कहा है कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है। जीन पियाजे क्या मानते हैं कि विचार तो पहले आ जाते हैं हमारे मन में, पर भाषा बाद में आती है। जीन पियाजे ऐसा मानते हैं। उन्होंने किस भाषा पर बल दिया? आत्म केंद्रित भाषा पर बल दिया, यानी अपने आप से जो भाषा रिलेटेड होती है उस पर उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट कौन सा हमारा? स्किनर ने क्या कहा है कि भाषा हम कैसे सीखते हैं? अनुकरण द्वारा, ठीक है, पुनर्बलन द्वारा या साहचर्य पर आधारित होती है। जो हम भाषा का विकास हो रहा है, यानी हम जो भाषा सीख रहे हैं वो किसके माध्यम से? या तो हम किसी का अनुकरण करें, जैसे हमारे घर पे हम बच्चे को स्टार्टिंग में बोलना नहीं आता, वो देख रहा है अपने बड़े भाई बहन को, मम्मी पापा को, दादा दादी को देख रहे हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहा है, तो भाषा सीख गया। पुनर्बलन यानी उसको कि बस ऐसे बोल, पापा पापा मम्मा ऐसे बोले, तो उसके सामने कुछ ऐसा खाने का या खिलौने का सामान दिखाया जाता है, यानी उसको पुनर्बलित किया जा रहा है, तो बच्चा कोशिश करता है बोलने की। ठीक है, तो पुनर्बलन द्वारा साहचर्य यानी एक दूसरे के साथ रह रहकर हम सीख रहे हैं, स्किनर ने ऐसे कहा। और आगे क्या है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाषा और विचार के बारे में? तो क्या कहा उन्होंने? भाषा पहले व विचार बाद में। जैसे जीन पियाजे ने कहा क्या था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, पर वाइगोत्स्की ने उससे अपोजिट कि पहले भाषा आएगी बच्चे के अंदर, फिर विचार आएंगे। पहले बच्चा भाषा का उपयोग करेगा, फिर उसके दिमाग में विचार आना शुरू होंगे। और उन्होंने क्या कहा कि 2 वर्ष तक भाषा और विचार एक साथ ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाषा सीखी वो विचारों से अलग होगी, नहीं, साथ साथ चलते हैं दोनों। बाद में दोनों अलग अलग अपना रूप ले लेते हैं। और उन्होंने किस भाषा पर बल दिया? निज, यानी जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं। छोटा बच्चा खेलते खेलते अपने आप से बड़बड़ाता रहता है, ठीक है, तो उस भाषा पर इन्होंने बल दिया। अब देखते हैं कि जो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा? पहला कारक क्या हमारा? जैविक कारक, यानी जो जन्मजात कारक हो, यानी हमें जो जन्म से ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, यानी जो जन्म से ही हमें मिली है, ठीक है, वो उस टाइम जब हम गर्भ में थे, हो सकता है उस टाइम हमें कोई कमी रह गई हो, हमारा जो पोषण हो रहा था वो ढंग से ना हुआ हो या किसी वजह से नहीं हो पा रहा, तो यानी जैविक कारक प्रभावित करेगा भाषा विकास को। दूसरा क्या है? सामाजिक कारक, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर एक जंगल में रहने वाला बच्चा एक समाज में, यानी एक सोसाइटी में रहने वाला बच्चा, और एक अच्छी सोसाइटी एक मान लो लगा लो कि जिस बच्चे के पास मतलब जरूरी सामान तो है, पर उसका जो समाज है वो अच्छा नहीं है, उसमें रहने वाला बच्चा एक हाई एजुकेटेड सोसाइटी वाला लगा लो, तो उनका जो भाषा का विकास होगा वो अलग अलग होगा। जंगल वाला जो जंगल में उसके साथी है उसके हिसाब से उसका विकास हो जाएगा। दूसरा, जिस समाज में बच्चा रह रहा है उसके हिसाब से उसका भाषा का विकास होगा। अगर वहाँ अच्छे लोग रहते हैं तो उसका भाषा का विकास अच्छा हो जाएगा। अगर गंदे लोग हैं, ठीक है, बुरे हैं, तो उसकी भाषा का विकास उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो सामाजिक कारक हो गया। नेक्स्ट क्या है? शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक में क्या? अगर एक बच्चे का विकास पढ़े लिखे परिवार में होता है, यानी सब अच्छे हैं, एजुकेटेड है, तो जब उसके भाषा का विकास होगा तो अच्छा होगा। और एक गांव का बच्चा लगा लो जिसके मम्मी पापा को कुछ नहीं आता, तो उसकी जो भाषा का विकास हो वो कर तो लेगा, पर जहाँ तक जो शैक्षिक परिवार में पला बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से उसको लगेगा कि उसके भाषा का विकास कम हो रहा है। तो ये तीनों कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।